नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों की रिहाई के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए नलिनी समेत 6 दोषियों की रिहाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए एक ये अभूतपूर्व फैसला लिया। ये सभी 6 दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। तमिलनाडु की डीएमके सरकार की अपील पर यह फैसला लिया गया है। नलिनी श्रीहरन समेत 6 दोषी 33 साल से जेल में हैं। राज्य सरकार ने इनकी रिहाई के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन उस पर 4 साल से कोई फैसला नहीं हुआ था। जेल में आचरण को भी ध्यान में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मई में एक और दोषी पेरारी बलन को छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दोषियों की रिहाई पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। कांग्रेस इस रिहाई को पूरी तरह नामंजूर करती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का कदम देश की भावना के अनुरूप नहीं है। एक पदासीन प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री पे घातक हमला और मृत्यु और हत्या भारत की अक्षुण्णता, संप्रभुता, भारत के अस्तित्व को अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है। इसमें कोई राजनीति का रंग नहीं होता। और ऐसे एक जो अपराध है, जघन्य अपराध, उसके लिए आप आम तौर वाले प्रशासनिक कारणों से 6 लोगों को और एक व्यक्ति को पहले मई 2022 में रिहा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का आदरपूर्वक स्टैंड है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विषय में। और प्रियंका गांधी ने भी जेल में नलिनी से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने भी शायद पहले लिखा था कि जो उम्र कैद की सजा है, फांसी की सजा है, उसे उम्र कैद में बदला जाए। और प्रियंका गांधी ने तो मुलाकात बाकायदा की थी नलिनी से और एक तरह से माफी की बात की थी। आइए सुनते हैं उन्हें। The big learning that came from that meeting was exactly this, that I was still, though I was not angry anymore, I did not hate her, I did not, and I wanted to meet her, I was still thinking that I was somebody who could forgive her for something she had done. Here is a woman who's gone through as much, if not more than me. Something has happened to you that has made you feel orphaned. Something has happened which has crushed you inside. So how can you want that to happen to someone else? An innocent child. What has that child got to do with anything? बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। इस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मौजूद हैं। राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे। लेकिन विनोद जी, अगर मैं आपसे इस समय पूछूं क्या भाव, क्योंकि राजीव गांधी से जुड़ी तमाम स्मृतियां होती हैं, भावनाएं होती हैं, और अब जिस तरह से फैसला आया है, कानून का तमाम हवाले दिए जा रहे हैं, कैसे देखेंगे आज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए दीदी जी, राजीव गांधी की हत्या मुझे लगता है अब तक के सबसे आतंकवादी हमले जितने देश में हुए हैं, 26/11 और संसद पर हमला, उसी तरह का एक सबसे जघन्यतम हत्याकांड था आतंकवादी घटना। इंदिरा जी की भी हत्या हुई थी, लेकिन इंदिरा जी की हत्या जो है उनके सुरक्षा कर्मियों ने की थी। हालांकि वो भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ मसला था, लेकिन चूंकि उसमें जो इन्वॉल्व थे वो सुरक्षा कर्मी थे। ये तो सीधे सीधे जो एलटीटी का आतंकवादी दस्ता था उसने की थी। और मुझे तो याद है 1991 का वो मंजर हमने तो कवर भी किया था। उस वक्त जिस वक्त की घटना हुई थी तो पूरा देश स्तब्ध था। हम सब मतलब जो है, क्योंकि राजीव गांधी न सिर्फ देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बल्कि बहुत बेहतरीन इंसान भी थे। हम लोगों का सबका उनसे जो है जो 1 to 1 जो मिलना जुलना था, उसमें निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। तो उनकी मौत ने बहुत हिला दिया था पूरे देश को। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो फैसले के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कानूनविद लोग ज्यादा कहेंगे, बताएंगे उसके बारे में। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। लेकिन एक बात जरूर है कि एक तरफ जब आतंकवाद के खिलाफ एक 0 टॉलरेंस की नीति ये देश अपना रहा है, और लगातार ये एक सतत नीति है हर सरकार की, चाहे वो पिछली सरकारें रही हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, कि आतंकवाद पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आतंकवाद इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है और पूरी दुनिया उससे परेशान है। ऐसे में जो लोग आतंकवाद के उससे जुड़े हुए थे, ठीक है, तकनीकी कानूनी कारण हो सकता है होंगे, लेकिन उनकी रिहाई हुई है तो ये स्तब्ध करने वाली तो है ही।
हम सब लोगों को। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी इस तब दूं। अब बाकी बहुत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा, आलोचना, भर्त्सना तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फैसला है देश की सबसे बड़ी अदालत का है, तो उसका आदर करना चाहिए और वो कर रहा हूं मैं। लेकिन भावनात्मक रूप से जो भी व्यक्ति, इस देश के आम व्यक्ति को थोड़ा सा ये स्तब्ध करने वाला जरूर है। हाँ, प्रियंका गांधी मिली थी नलिनी से, क्योंकि नलिनी उस वक्त गर्भवती थी और वो एक महिला थी, तो मिली थी जाकर के, और हम लोग सब लोगों ने उसकी सराहना भी उसमें देश ने की थी कि एक अच्छा जेस्चर दिखाया। सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखी थी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस मामले में जो तकनीकी कारणों को छोड़ करके अपराध की गंभीरता को देखते हुए विचार किया जाता तो ज्यादा बेहतर था, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और मुझे बताया जाए, राशिद अल्वी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, आप किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है? राजीव गांधी के जो ये हत्यारे थे, इनको अब रिहा किया गया है। मुझे बताया जा रहा है रिहा हो चुके हैं जेल से वो। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सब इज्जत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देगा कि जिससे लोगों को लगेगा कि जस्टिस हो रहा है। इस मामले के अंदर अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोई रिकमेंडेशन दी भी थी, एक तो पहला बड़ा सवाल है, क्रिमिनल्स के फेवर में आप रिकमेंडेशन कैसे दे सकते हैं? क्या जनता इसीलिए चुनती है आपको? गुजरात के अंदर बिल्किस के मर्डरर्स और रेपिस्ट को छोड़ा जा रहा है। यहां पे राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, और अकेले राजीव गांधी नहीं, 14 लोग मारे गए थे। क्या ये समझ में आता कि देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और 14 लोगों के कातिलों को छोड़ दिया जाए? फिर देश के अंदर कानून की इज्जत कौन करेगा? और सुप्रीम कोर्ट के लिए यह जरूरी नहीं था कि वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस को मान ही लेते। मुझे नहीं मालूम हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। राशिद जी, मैं ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी ने इस पे आपत्ति जताई है, आप भी कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि प्रियंका गांधी को हम सुना रहे थे, अभी उन्होंने माफ किया। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी थी कि नलिनी की जो मौत की सजा है उसको उम्र कैद में बदला जाए। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि उन्होंने भी माफ किया। तो क्या गांधी परिवार की राय और कांग्रेस पार्टी की राय इसमें अलग है? देखिए, ये उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनके जज्बात हैं। राजीव गांधी सिर्फ एक फैमिली के नहीं थे, राजीव गांधी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भी नहीं थे, राजीव गांधी पूरे देश के थे। देश के लोगों के जज्बात उनके साथ जुड़े हुए थे। और यहां पे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरीके से कातिलों को माफ किया जाएगा? इससे क्या मैसेज हम दे रहे हैं? क्या आप कत्ल करते रहिए और सरकारें आपको माफ करती रहेंगी? डीएमके के साथ हमारी एलआई है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि डीएमके जो कुछ करेगा हम उसको सपोर्ट करते चले जाएंगे। अगर हम गुजरात के अंदर बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने बिल्किस के जो लोगों ने रेप किया, उनके रिश्तेदारों को मारा, उनको रिलीज किया गया, मालाएं पहनाई गई, आप पूरे देश के लोगों को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? और यही काम यहां पे हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गलत है इस मामले के अंदर। ठीक है। विनोद जी, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि इसका राजनीतिक असर क्या, क्योंकि अब केंद्र सरकार तो कह रही है हमने तो उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था, इस मसले पर हम कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जो डीएमके है दक्षिण भारत, वहां पे तमिलनाडु में भावनात्मक तौर पे ये मसला काफी अहम था, 4 साल तक गवर्नर के पास रहा, तो उस लिहाज से क्या इसका असर आप होता हुआ देख रहे हैं? एक तो ये भी है कि जो आपने कहा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर एक तरह से एक ये सवाल लगेगा कि इस तरह की आप जघन्य हत्या करेंगे, उसके बाद भी आप इतने साल के बाद आप रिलीज हो जाते हैं, लेकिन और क्या परिणाम आज की इस समय की राजनीति पर? देखिए, अभी जैसे राशिद भाई कह रहे थे कि डीएमके की सरकार के साथ हमारा गठबंधन है, हमारी सरकार है वहां, लेकिन हम उनकी हर बात का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक बात है, कांग्रेस के लिए तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और वैसे तो देश के लिए संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के लिए विशेष रूप से संवेदनशील मुद्दा है। राजीव गांधी जब उनकी हत्या हुई तो वो पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और कैंपेन में थे, और साथ में दूसरे 14 लोग जो मारे गए वो भी किसी न किसी परिवारों के थे। राजनीतिक महत्व तो यह है कि अब डीएमके और कांग्रेस को अपने संबंध किस तरह से आगे बनाए रखने हैं, ये एक संवेदनशीलता तो बढ़ी है इस मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह इसका खुलेआम विरोध किया है,
ऑफिशियली विरोध किया है। और उधर तमिलनाडु की जो सरकार है, डीएमके सरकार है, वो इस समर्थन में है इस फैसले के। उसने बाकायदा इसके लिए पुश भी किया था, क्योंकि ये तमिल राजनीति का एक मुद्दा भी है, तमिलनाडु की राजनीति का। इसलिए तमिलनाडु के सारे दल इस मामले में एकजुट है। दरअसल हमारे देश में क्या है निधि जी, कि जब क्षेत्रीय भावनाएं जो होती हैं वो राष्ट्रीय भावनाओं पर कई बार भारी पड़ जाती हैं। आप पंजाब में देखिए, जो राजा खुआ और उसका जो आतंकवाद में जेल में सजा काट रहे हैं, फांसी की सजा उनको मिल चुकी है, उसमें अकाली दल की सरकार और बाकी जो है इसमें जो मौजूदा सरकार, उनका सबका स्टैंड एक ही जैसा रहता है। वो उनकी माफी के लिए कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में तमिल पार्टियां जो है राजीव गांधी के हत्यारों की माफी के लिए कोशिश करती हैं। अब जल गुरु के मसले पर कश्मीर की सारी पार्टियां जो है एक जैसी भाषा बोल रही थी, यहाँ तक कि कांग्रेस के वहां कश्मीर के नेता भी वही भाषा बोल रहे थे। तो ये दरअसल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि क्षेत्रीय भावनाएं जो है कई बार राष्ट्रीय भावनाओं पर भारी होने लगती हैं, और क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से राजनीतिक दल भी अपने स्टैंड, अपना रुख तय करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा सारे दलों को, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको इन कुछ मामलों में कम से कम क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना थी देश के ऊपर। देखिए, संसद पर हमला, 26/11 का हमला, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या या बेन सिंह की हत्या जो चीफ मिनिस्टर थे, ये सारे इस तरह के जो मामले हैं, ये पूरे देश पर एक तरह से हमला है। और इस मामले में किसी को भी स्थानीय और क्षेत्रीय राजनीति या जो वर्गीय राजनीति है उससे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए राजनीतिक दलों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे अकाली दल हो, क्योंकि ये मसले पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और संवेदनशीलता से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में क्या इस फैसले से जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी मुहिम है उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब हम दिल्ली के चुनावों से जुड़ी हुई आपको बात बता दें। एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में एक बार फिर से झुग्गी वालों को मकान देने का वायदा जोर शोर से किया जा रहा है। बीजेपी ने कालकाजी में 3000 गरीबों के फ्लैट्स को दिखाकर जहां झुग्गी वहां मकान का वचन पत्र लाखों लोगों को देने का अभियान शुरू कर रही है। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही झुग्गी वालों के मकान की क्यों याद आ रही है नेताओं को, वहां के लोगों से बात की हमारे सहयोगियों ने। आइए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसा ही मकान सभी झुग्गी निवासियों को कालकाजी में बने गरीबों के फ्लैट्स की फोटो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर एक बार फिर बीजेपी झुग्गियों में रहने वाले वोटरों को लुभाने में जुटी है। जहां झुग्गी वहां मकान का वायदा बीजेपी के वचन पत्र में शामिल है। लेकिन निगम चुनाव की बात करने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं 2 साल पहले के विधानसभा चुनाव की तरफ। ये फॉर्म जमा कर केंद्र सरकार की योजना से नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो घर आपको मिलने वाला है, उसके लिए आप सबको ये फॉर्म वितरित करने के लिए हम सब लोग आए हैं। ये लोधी कॉलोनी की बस्ती थी जहां झुग्गी वहां मकान का फॉर्म भरवाकर वोट मांगे गए। इसी भीड़ में चाउमीन बनाने वाले राजेंद्र हमें मिले थे। लोधी कॉलोनी के इस बस्ती में मैं आया हूं 2 साल के बाद में। विधानसभा चुनाव जब दिल्ली का चल रहा था 5 जनवरी 2020 को इसी बस्ती में जो है वो बीजेपी के तमाम सारे नेता आए थे और उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान के फॉर्म उनके हाथों में थे और तमाम सारे लोगों को उन्होंने फॉर्म दिए भी थे, भरवाए भी थे। मकान झुग्गी वालों को देने का जो चुनावी वायदा है वो काफी पुराना है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों ही पार्टियों ने इस वादे के आधार पर कई चुनाव लड़े और कई चुनाव जीते भी। लेकिन क्या तमाम सारे लोगों को जहां झुग्गी वहां मकान मिला है? 2 साल बाद शुक्रवार को भी राजेंद्र चाउमीन बनाने की तैयारियों में लगे मिले। वो कहते हैं कि शीला दीक्षित के जमाने में भी लाइन में खड़े होकर फॉर्म भरे गए। जब चुनाव आता है तभी हमारे मकान के वायदे होते हैं। एक बार तो शीला दीक्षित जी थी जब यहाँ की सीएम, जब भरे थे हमने कम से कम 3-4 दिन हम लोग सुबह 4 बजे पहुँच जाया करते थे। अच्छा। और वो हम लोग रोज मर्यादा का काम करने वाले हैं, रोज खाना रोज कमाना, तो वो फॉर्म भरे लेकिन उसका भी कोई वो नहीं हुआ। न हमें आज तक मकान मिले हैं झुग्गी के बदले, न कुछ नहीं हुआ। वो फार्म ही रह गए। नगर निगम चुनाव से पहले इन झुग्गियों का सर्वे भी हुआ है। कालकाजी में फ्लैट्स बांटने से
कई लोगों की उम्मीदें भी बंधी हैं। लेकिन मिलने वाली जगह मिला भी है, ऐसी बात भी नहीं है, मिला भी है। तुम्हारे कालका जी में भी मिला, रिसेंटली दिया, बिल्कुल दिया। 3000 मकान कालका जी में तैयार हुए, तो उससे उम्मीद है। यहाँ भी उम्मीद है, बिल्कुल सबको उम्मीद है, बिल्कुल। अच्छा, तो कितनी बार नेता ये वादा कर चुका है कि मकान देंगे? अरे कितनी बार वोट आती, इतनी बार बोलते हैं सब नेता, एक नेता नहीं है नाम रखेंगे। अब एक नेता है केजरीवाल करके, उस पे थोड़ी रखेंगे। और ये क्या कहता है बीजेपी क्या कहता है कांग्रेस, कौन सा का नाम रखेंगे? अब किससे बुराई लेंगे बुढ़ी उम्र में? जहाँ दे देगा सब नेताओं ने मकान के वायदे नहीं, वायदे क्या, किसी ने हमें एक झुपड़ी नहीं दिया। दिल्ली में छोटी बड़ी 1600 स्लम बस्तियां हैं जहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिलहाल दिल्ली में 7500 गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम मकान देने की शुरुआत तो की है। इमरजेंसी के बाद दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिहैबिलिटेट कर रही है। इसलिए ये लोगों को, अरे साहब देखिए, किसी ने ये तो पूछा नहीं कि ये 2020 में क्यों मकानों के लिए बात की गई थी। ये 2020 की गारंटी है। पार्टी ने भी फॉर्म भरवाया था, आपने भी फॉर्म भरवाया था। हमने मकान दे दिए, उन्होंने क्या दिया? 500 दिए। मैं आप इसे अंडरमाइन करिए, हमने 500 दिए, उसने 5 दिए। नगर निगम चुनाव में अब बीजेपी इन्हीं फ्लैट्स के वायदे करके स्लम में रहने वाले करीब 10 लाख मतदाताओं को लुभाना चाहती है। कुछ योजनाएं शोकेस होती हैं जो हर बार जब भी चुनाव आता है तो उस शोकेस को दिखाया जाता है और उसके आधार पर यह कहा जाता है कि इसी तरीके की चीज जो है वो आपको दी जाएगी। चुनावी वायदे बड़े बड़े किए जाते हैं, हर बार चुनाव प्रचार में उसी शोकेस को आगे रखा जाता है ताकि लोगों का भरोसा लेकर और फिर सियासी फायदा उठाया जाए। तो होशियार रहिए, ऐसे चुनावी वायदे तमाम सारे आपको हर पार्टी के हर नेता करते हुए दिखेंगे, लेकिन जब भी वो मिलें तो उनसे पूछिए कि आखिर आप जब सत्ता में थे तो आपने इन वायदों पर कितनी गंभीरता से अमल किया। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब करते झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने आज 2 महत्वपूर्ण चुनावी वादे किए। पहला 1932 के खतियान की आधारित स्थानीयता का बिल और पिछड़े वर्ग का आरक्षण में 13% की बढ़ोतरी करते हुए इसे सीधे 14% से 27% कर दिया है। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से इसे अब केंद्र सरकार की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह भी किया, जिससे न्यायिक समीक्षा में ये ना फंसे। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य कुछ इस तरह तैयारी कर झारखंड विधानसभा आए थे और जब बारी बारी से दोनों विधेयक पर बहस शुरू हुई तो विपक्ष ने जता दिया कि फिलहाल विरोध करने का जोखिम वो नहीं उठा सकती। मंत्रिमंडल खनन में कोई भी बिल आज देख रहे होंगे कि उनको बार बार इधर से उधर से पुर्जी लोग ला करके लोग बता रहे थे, तो इसे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी कोई तैयारी नहीं किए हुए थे और वो बीजेपी ने तो विधायक दल के नेता चुन करके विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। वो जानबूझ करके मामला को लटका करके, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है, वो जानते हैं कि अगर वो नेता अपोजिशन के उस पद पर वहां बैठ जाएंगे तो हेमंत सोरेन जी को तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगी। ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा, ना यहाँ पर हमारे। बहस के दौरान हेमंत सोरेन के तेवर आक्रामक दिखे। सभी संशोधन का जवाब उन्होंने दिया और विपक्ष को याद दिलाया कि पूर्व में उन्होंने खुद इन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का वादा किया था और उनकी अपनी कर्नाटक सरकार का ऐसा प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। मैं इसे पूरा स्थापित करता हूँ। यह पुरस्थापित हुआ। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ इन कानूनों को सुरक्षा कवच देने का हम लोगों ने मार्ग प्रशस्त किया है। अब ये केंद्र सरकार को इसका पूरा इस पर आखिरी निर्णय लेना है।
और इसे हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में भेजने का हम लोगों ने आज निर्णय लिया। पिछड़े वर्ग की जो एक जेन्युइन मांग है, सही मांग है कि भाई जैसे 27% आरक्षण अन्य जगहों पर मिलता है वैसे यहाँ भी मिलना चाहिए, तो उसका ठोस प्रावधान करने के बदले में इसको संविधान की 9वीं अनुसूची के हवाले कर दिया है, जो कभी होने वाला नहीं है। स्थानीयता का निर्धारण खतियान के आधार पर हो, हम लोग भी इसके समर्थक हैं। बिहार में भी 1982 में जो सर्कुलर निकला था उसमें कहा था कि जिसका खतियान है उसको स्थानीय माना जाएगा और जिला स्तर पर स्थानीयता होगी। तो उसके आधार पर बाबूलाल जी ने 2002 में किया, न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। तो न्यायालय के जो निर्देश हैं, संकेत हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार एक अधिसूचना जारी कर देती तो इस अधिसूचना से ही सारी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन सोरेन को मालूम है कि केंद्र सरकार उनकी न्यायिक प्रक्रिया से अपने दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को बचाने की रणनीति में शायद ही उनका साथ दे, इसलिए उन्होंने नया नारा दे दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आगे दिल्ली क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मुहर लगवाएंगे। कैसे? जैसे बिल पारित किया वैसे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि आपका सरना कोर्ट, अरे दिल्ली में हमारे सांसद भी हैं, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की भी सांसद वहां है। ऐसा थोड़ी है वहां हम लोग खाली हाथ बैठे हैं। अपने सहयोगियों की मदद से हेमंत सोरेन ने दोनों महत्वपूर्ण बिल तो पारित करा लिए, लेकिन अब बॉल केंद्र के पाले में है और जब तक वो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के ऊपर अंतिम निर्णय नहीं लेती, ये मुद्दा झारखंड की राजनीति में गरमाया रहेगा। रांची से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव की आहट पर सरकार तीर्थ स्थलों पर करोड़ों खर्च करने की तैयारी में। गुजरात, हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनावी आहट शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं के दिल से ईवीएम के बटन छूने की कोशिश में है। शायद इसलिए अगले कुछ महीनों में राज्य के मुख्य तीर्थ स्थलों पर हजारों करोड़ खर्च होंगे। उनका स्वरूप भव्य होगा। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी तैयार होंगी। शुरुआत श्री महाकाल लोक से हो गई है। उज्जैन महाकालेश्वर में महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहले चरण का काम हो गया है। पूरे परिसर को विकसित करने में 856 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ओंकारेश्वर में 108 फीट की शंकराचार्य की प्रतिमा बनेगी। अलग अलग चरणों में यहाँ 2141 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च होंगे। सिर्फ प्रतिमा पर ही 198 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। कोशिश है कि अगस्त 2023 तक आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण हो जाए। वहीं मध्य प्रदेश के सलकनपुर में मंदिर को संवारने के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। मैहर में शारदा मां के मंदिर पर 30 करोड़ रुपए के काम होंगे। दतिया में पीताम्बरा पीठ के लिए 25 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है। शनिश्चरा धाम में 30 करोड़ रुपए के काम होंगे। राम वन पथ गमन के साथ पूरे चित्रकूट का विकास 100 करोड़ रुपए में होगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सियासत के आरोप लगा रही है। मूर्तियां लगे, हम उसके पक्षधर हैं। सभी धर्म स्थलों का विकास हो, हम उसके पक्षधर हैं, मगर उसके नाम पर भ्रष्टाचार न हो, इस बात के हम विरोधी हैं जो यह सरकार कर रही है। भारत सरकार की योजना, उस योजना का नाम है प्रसाद योजना। उस प्रसाद योजना के अंतर्गत देश भर में जो धर्म स्थान है उनके रखरखाव के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए एक निश्चित राशि का प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत देश भर में बहुत सारे मंदिरों का, मठ का, पूजा स्थलों का, आराधना स्थलों का नवनिर्माण या विकास कार्य किया जा रहा है। तो इसको यदि कांग्रेस राजनीति से जोड़ती है तो कांग्रेस की बुद्धि का भ्रम और कांग्रेस का दोष है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही नारा है और वही नारा रहेगा।
कांग्रेस के आरोप निराधार नहीं हैं। उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण के निर्माण कार्यों में हुई वित्तीय गड़बड़ी के मामले में लोकायुक्त ने 3 IAS के अलावा 15 अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। उनके खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि ठेकेदार को करोड़ों का लाभ पहुंचाने के लिए SOR की दरें और आइटम बदले गए हैं। धार्मिक स्थलों पर यह खर्च तब हो रहा है जब राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया है। राज्य में अब हर नागरिक 41,000 रुपए से ज्यादा का कर्जदार है। पिछले 5 सालों में 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो चुके हैं। और हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में देश में 17वें नंबर पर है। 21,000 से ज्यादा स्कूल राज्य में ऐसे हैं जो सिर्फ 1 शिक्षक के बूते चल रहे हैं। राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यहां पेनगंगा नदी पर पुल के लिए स्थानीय लोग 30 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। पुल को लेकर नेताओं ने वायदे तो बहुत किए हैं, लेकिन इसे अंजाम देने की कोशिशें नहीं हुई हैं। फिलहाल लोग लकड़ी और थर्मोकोल से बने हुए जुगाड़ वाली नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। ये जो आपको हमारे सीनियर कैमरा पर्सन राजेंद्र दयाल का दिखा रहे हैं, ये पेनगंगा नदी है। बाईं तरफ जहाँ से हम अभी निकले हैं वो वाटे गांव है, हाथगांव तालुका में, नांदेड़ जिला में, महाराष्ट्र के। और दाहिने तरफ जहाँ हम जा रहे हैं वो कारखेड़ गांव है, उमरखेड़ तालुका, यवतमाल में। हम मराठवाड़ा से विदर्भ की ओर जा रहे हैं, जिसके बीच में ये पेनगंगा है। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो नाव से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले 30 साल से लोगों की मांग है कि पुल बने, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप अगर उस तरफ देखेंगे भी, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हम वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से वो इस तरफ आएंगे। लोगों की मांग है कि यहाँ पर पुल बने 30 साल से। कई आश्वासन दिए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मेरे लिए या मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है राजेंद्र दयाल के लिए, उनके लिए एक दिन का एडवेंचर हो सकता है। आप लोग वाहवाही कर देंगे कि कितनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है जो इन लोगों को हर रोज़ झेलना पड़ता है। इन लोगों को हर रोज़ इसी तरह से, ये जो हम जहाँ पर खड़े हैं, ये नीचे थर्मोकोल है जिसके ऊपर इस तरह से ये प्लाई लगाई गई है और उसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं। इंसान तो चलते ही हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ पर चलती हैं, नीचे आपको पानी भी जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन लोग मजबूर हैं, यहीं से उनको आना जाना है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हम लोगों से भी बात करेंगे जो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। प्रकाश यादवराव जाधव. प्रकाश जी, सवाल यही है, आपण मराठीमध्ये पण बोलू शकता जर हिंदी नाही आलं तर. सवाल यही है कि आप लोग क्यों यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और कितने समय से आप लोगों की मांग है कि यहाँ पर पुल बने? हम वाटेगांव के रहने वाले हैं. बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे उधर है, विदर्भा में है. और कुछ ऐसे प्रोग्राम रहते हैं, शादी के प्रोग्राम रहते हैं, कोई मयत हो जाता है, कोई तो डेड होता है. उस वक्त जाने के लिए हमको उमरखेड़ से जाना पड़ता है. यहाँ उमरखेड़ से जाने के लिए हमको 50 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ता है. और ये अंतर इतना है कि 5-6 किलोमीटर का ये अंतर है. 5-6 किलोमीटर अंतर तो इजी 15-20 मिनट जा सकती है यहाँ अगर पुल बन गया तो. बहुत दिनों से पहले से हमारी हाल है, दिनों से मांग है कि हमें पुल हो जाए, और पुल अगर हो गया तो हम सब लोगों को सुविधा हो सकती है. आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं इस गाड़ी से? कहाँ पे जाना है आपको? आपको जाना है से. अच्छा, वहाँ पे क्या कुछ काम से जा रहे हैं? क्या है? काम पे जा रहे हैं. तो काम के लिए भी आप लोग इसी तरह से आते जाते हैं? अच्छा, आपका नाम बता दें. अरविंद जी, आपके परिवार वालों के साथ भी आप ऐसे जाते हैं? कौन कौन है घर पे? और इधर से जब जाते हैं तब किस तरह का डर लगता है या क्या कुछ होता है? क्या पानी भी बढ़ता है? क्या होता है? पानी बढ़ता है, डर लगता है. हाँ, अच्छा, कुछ होता है मतलब कभी कोई गिरा है या ऐसा भी हुआ है कभी? हुआ है ना. अच्छा, हुआ है. फिर भी क्यों जाते हैं आप लोग? रास्ते से जाना चाहिए फिर आप लोग. रास्ते से बहुत दूर है ना. हाँ.
अगले साल मार्च से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रैपिड रेल का आनंद आप ले सकेंगे। साहिबाबाद से गाजियाबाद की दूरी का 17 किलोमीटर पर रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जून 2025 से रैपिड रेल के जरिए सराय काले खां से मेरठ तक का सफर 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। रैपिड रेल मार्च से पटरियों पर रफ्तार भरती नजर आएगी। साहिबाबाद के इस मॉडर्न लुक में बन रहे एनसीआरटीसी के स्टेशन से गाजियाबाद के दुहाई स्टेशन तक के 17 किलोमीटर पर पहली बार रैपिड रेल का लुत्फ आप ले सकेंगे। ट्रायल अगले महीने से शुरू हो जाएगी। ऊपर तो ठीक, पर जमीन के भीतर सुरंग बनाने का काम आसान नहीं। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फिलहाल आनंद विहार के एक टनल में हम मौजूद हैं और एक दिन में टनल जो है वो 10 से 12 मीटर ही बन पाता है और ये पूरा टनल जो 3 किलोमीटर जिसकी लंबाई है आनंद विहार से खिचड़ीपुर तक, वो अगले साल मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा और ये पूरा सेक्शन 82 किलोमीटर का है सराय काले खां से लेकर मेरठ तक का, जिसमें 12 किलोमीटर सिर्फ टनल है। दिल्ली मेरठ पहला कॉरिडोर है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसका भी जो पहला सेक्शन है वो करीब 17 किलोमीटर का सेक्शन है। ये दुहाई डिपो से शुरू होकर साहिबाबाद तक का है, एलिवेटेड स्ट्रेच है। इस एलिवेटेड स्ट्रेच पे हम मार्च 23 में, मतलब आज से लगभग 5 महीने से भी कम समय है, हम अपना सर्विसेज कमीशन कर देंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बाद दिल्ली अलवर और फिर दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का काम पूरा होना है। रैपिड रेल की औसत रफ्तार मेट्रो से 3 गुना यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सीटिंग अरेंजमेंट 2x2 की तर्ज पर कुशन सीट की होगी। हर सीट के बगल में चार्जिंग पॉइंट है। दिल्ली के सराय काले खां से लेकर यूपी के मेरठ तक कुल 25 स्टेशन होंगे। इस वक्त हम आनंद विहार में मौजूद हैं और आप देखिए ऊपर मेट्रो स्टेशन है और नीचे रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके जरिए आप सीधे मेट्रो से इसमें एस्केलेटर या सीढ़ियों के जरिए दाखिल हो सकते हैं। ये सिस्टम अगर आप देखें तो सिस्टम डिजाइंड है 3 मिनट तक की फ्रिक्वेंसी पे हम ट्रेनों को चला सकते हैं और ये ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि राइडरशिप कैसी है। अगर राइडरशिप अच्छी होगी तो हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे जैसे राइडरशिप इंप्रूव करेगी हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, पर शुरू में हम 10 से 15 मिनट के पे एक ट्रेन चलाएंगे। रफ्तार राह ही आसान नहीं करने वाली, बल्कि कल की मुश्किलों को लेकर आज की ये तैयारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।